गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, शुभ प्रभातम। आज फिर मैं आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लास के रूप में उपस्थित हूँ। कल हमारा जो टॉपिक था वर्ण विचार, उससे आगे मैं आज आपको बताऊंगा। तो यहाँ मैंने लिखा है, स्वर लिखे हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, हरी, हरी, रे, ए, आई, ओ, आओ, अंग, आहा, अंग, आ। ये स्वर है, टोटल लिख दिए मैंने पूरे। और इनकी मात्राएं हैं, अ की मात्रा होती नहीं है। आ, ई, उ, री, बड़ी री, री की मात्रा होती नहीं है। ए, आई, ओ, आओ, अनुस्वार की, विसर्ग की, अनुनासिक की और आगत स्वर की लिखा है मैंने सामने। तो ये मात्राएं हैं, इसी का खेल है सब कुछ। व्याकरण ये समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग ग्रुप में बहुत सारे व्याकरण की चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन संधि कतिपय बच्चों ने वाक्य के भेद वो सब डाला है। इनको समझना भी है, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर एक बार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि कक्षा 7 से 10 तक सभी बच्चे, जो भी राजकीय इंटर कॉलेज तिलक नगर के बच्चे हैं, सभी बच्चे ग्रुप से जुड़े। और बार बार मैं ये कहता हूँ कि नॉलेज गेन करना है, नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा, है ना। और आजकल समय भी है, तो अपने अंदर जो कमी है उसको दूर करें, ठीक है। और होमवर्क मैंने कल दिया था, वो आपका होमवर्क होना चाहिए। संस्कृत में, हिंदी में सारा होमवर्क दिया है। आदरणीय बरतवाल जी भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और वो भी आपको बता रहे हैं, और समय समय पर आपको नोट्स दे रहे हैं। सब कुछ आपके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और एक अध्यापक सबसे बड़ा हितैषी होता है। तीन ही तो चीज़ हैं जो हमारा, जो बच्चे का हित चाहते हैं, माता, पिता और गुरु, ठीक है। तो जो होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को आपने, उस गृह कार्य को आपने दिखाना भी है, जो ग्रुप है उसमें डालना भी है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग करें। तो जब विद्यालय खुलेगा तो आपका पूरा होमवर्क चेक होगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग करें। फिर धन्यवाद कह रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हमारे पास स्वर है, ठीक है। अब मैं व्याकरण में की बात कर रहा था। कल व्याकरण पे हम रुक गए थे थोड़ा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया था। दोबारा कह रहा हूँ, व्याकरणम, व्याकरण मतलब की परिभाषा क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है। व्याकरणम संस्कृत में बोला जाता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्याकरण को ग्रामर कहते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ई आर लगा देते हैं। ग्रामर में ई आर नहीं होता, ए आर होता है, ठीक है। तो ये ग्रामर की स्पेलिंग है, चेक कर दीजिएगा इसको। और कहीं पर मिस्टेक है तो उसको सुधार के लिए नहीं बोलना चाहिए। कभी भूल हो जाती है, सबसे भूल होती है, तो उसको सुधार के लिए भी बोले, लेकिन वही बोलेगा जो गंभीर श्रोता हो, ठीक है। क्योंकि सुधार हमेशा सीखता रहता है आदमी। ये नहीं कि मैं अध्यापक हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, ये जरूर है कि मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो कहीं पर कोई कमी होती है तो उसको बोलना भी चाहिए। इसको कहते क्या, विश्लेषण करना। विश्लेषण करना, कैसा विश्लेषण करना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर व्याकरणम मैंने एक शब्द लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध शब्द है, क्योंकि व्याकरण ग्रामर किसी भी भाषा की, चाहे वो कोई भी भाषा हो, संसार की 3000 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं, हर भाषा की व्याकरण होती है, ठीक है। तो व्याकरण रीढ़ की हड्डी, बैकबोन का काम करता है। अगर बैकबोन ही नहीं होगा तो फिर शरीर तो काम नहीं करेगा ना। तो व्याकरण भाषा की जड़ है। तो कैसा ये व्याकरण शब्द बना है, ध्यान दीजिए जरा। इसमें वी उपसर्ग है,
ठीक हो गया, प्लस आ उपसर्ग है, आ को आंग भी कहते हैं, आंग, आंग, आंग का आशीष रहता है, वैसे आंग उपसर्ग है, तो आंग आशीष रहता है, प्लस प्लस क्री धातु है, और प्लस ल्युट प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय, ल्युट का अन शेष रहता है, अन या अन, किस कंडीशन में, ध्यान दीजिए जरा, र और मूर्धन्य स के साथ जो ल्युट का अन, अन का न है उसका अण हो जाता है, इसलिए यहां पर नौ का अण हो गया क्योंकि र आया है, ठीक है। रकार और शकार के साथ क्या हो जाता है, नौ का अणा हो जाता है, ठीक है। तो ल्युट प्रत्यय है, और जिस शब्द में जिस धातु के साथ, क्योंकि 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, तो 3 प्रकार के प्रत्ययों में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो क्रिया के साथ लगाए जाते हैं वो कृत प्रत्यय हैं, जो संज्ञा सर्वनाम के साथ लगाए जाते हैं वो तद्धित प्रत्यय हैं, जो स्त्री जो संज्ञा सर्वनाम को स्त्री रूप में बदलते हैं, मतलब जो पुल्लिंग को स्त्री रूप में बदलते हैं वो जो है स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो ये जो प्रत्यय है ये कृत प्रत्यय है, तो कृत प्रत्यय हमेशा ल्युट प्रत्यय का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया जाता है, मतलब जिस धातु के पीछे ल्युट प्रत्यय लग जाएगा वो नपुंसक बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आगे बात करता हूं। हाँ, इससे आगे की मैं बात कर रहा था, आगे जो ये हुई और आंग उपसर्ग हैं, कुल मिलाकर के संस्कृत भाषायाम द्विविंशति उपसर्गाः सन्ति, संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत के अपने उपसर्ग हैं, हिंदी के तो अनंत हैं, उनकी कोई गिनती है नहीं, लेकिन संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, मैं गिना रहा हूँ। औ से है, औ से है 7, कक्षा में भी मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, औ से शुरू होने वाले हैं 7, गिना रहा हूं, अप, अव, अनु, अति, अधि, अपि, अभि, ठीक है। आ से शुरू होने वाला 1 है आंग, 8 हो गई, ठीक। उ से 2 है उत या उद भी हो जाता है, और उप 2 हो गए, ठीक है, 10 हो गए। और 9 से शुरू होने वाले, द से करते पहले, दूर और दूर्श, ठीक है, और 9 से 3 है नी, निर, निश, फिर पौ से 4 है प्र, परा, प्रति और परि, वो से 1 है वी, और स से 2 है सम और सु, तो इनको मिलाकर के 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है याद करने का, तो उसमें से वी और आंग एक उपसर्ग है जो व्याकरण शब्द में जुड़ा हुआ है। क्री का मतलब है करना, ल्युट नपुंसक लिंग का द्योतक है, ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया विश्लेषण करना, ठीक है। और इसको कई परिभाषाएं हैं भाई, भाषा जो हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है, या भाषा को शुद्ध बोलने लिखने आदि के नियम का बोध कराता है वो व्याकरण कहलाता है, या जो संक्षिप्त करता है, जो संक्षिप्तीकरण करता है वो भी व्याकरण है। अलग अलग प्रकार से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, तो ये व्याकरण शब्द है, इसको भी शेयर कॉपी में आपने लिखना है। अब बात करें हम ऊपर, ये मैंने यहाँ स्वर लिखे हुए हैं, अब इसमें क्या है आपने देखा होगा, ध्यान से सुनिए वीडियो को। यहां मैंने 1 1 2 2 ऐसा ऐसा लिखा है, अंक लिखे हैं, तो क्यों लिखे हैं मैंने ये जो 1 आ ओ आओ, एक और होगा, हाँ आ ई ओ आओ, ये जो 4 स्वर हैं इनकी मात्रा हमेशा जब हम भाषा को लिखते हैं तो लिखित रूप में मात्रा का हम प्रयोग करते हैं, अब बोलने में स्वर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो मात्राएं हैं आ ई ओ और आओ, ये जो 4 मात्राएं हैं इनका प्रयोग कब, व्यंजन के बाद होता है, मतलब व्यंजन के पीछे। कैसे, या मैंने क लिखा, आ की मात्रा आ गई, पीछे हो गया ना, मैंने यहां क लिखा, ई की मात्रा पीछे आ गई, यहां मैंने क लिखा, ओ पीछे आ गया, क लिखा, आओ पीछे आ गया, अर्थात ये जो 4 मात्राएं हैं ये व्यंजन के पीछे लगती हैं, बाद में लगती है, ये भी ध्यान रखना है।
जो छोटी ई की मात्रा है वो हमेशा पहले लगती है, व्यंजन के पहले लगती है कि। ठीक हो गया। फिर जो ये लिखा मैंने यहाँ पर ये दो हो गया, ये बता दिया मैंने। उ उ जैसे क लिखा, क में उ, कु, क में उ कु अर्थात, और क में री क्री अर्थात। आप इधर देख रहे होंगे एक तीन कहाँ लिखा है, एक दो तीन जगह लिखा है, अर्थात चार जगह लिखा है। एक बड़ी री भी होता है, वो संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे इसके साथ नहीं लगता है, ये लगेगा जैसे तो के साथ मातृणम। ठीक है, त्रि तो के साथ वो बन आता है। तो ये जो चार हैं, इनकी जो मात्राएं हैं वो कहाँ, वर्ण के पैरों पैरों पर लगती है, मतलब व्यंजन के नीचे लगती है। नीचे है ना, देखो ये क्योंकि वर्ण का भी शरीर होता है, ये ऊपर शिरोरेखा, ये मध्य हो गया, ये नीचे हो गया। तो ये जो ओ और री ये पैरों पर लगते हैं। ठीक हो गया। अब यहां मैंने लिखा है ए आई, और यहाँ जो ये अनुस्वार है, अनुस्वार हो गया, और यहाँ पर ये एक अनुनासिक का चिन्ह है, और ये यहाँ पर आगत स्वर का चिन्ह है। इनकी मात्राएं हमेशा ऊपर आती है। जैसे क तो के हो गया, काई हो गया, कंग हो गया, कह हो गया, क ऐसा हो गया। अब वैसे ये आ के साथ आता है हमेशा ही आगत स्वर आ। अभी बात करता हूं मैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये जो मात्राएं हैं ये शिरोरेखा के ऊपर लगती है, ये विशेष ध्यान देना है, यहां से स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब ये ध्यान रखना है, ये जो स्वर हैं ये मिटा दे रहा हूं, आप लोगों ने लिख दिया होगा, उतार दिया होगा, उतारना है इसको, फेयर कॉपी में करना है समझ करके। अब इनमें कुछ क्या होता है, यहाँ जहां एक मात्रा का बोध हो वो लघु स्वर है, उसको ह्रस्व भी कहते हैं, एक मात्रा भी कहते हैं। कौन कौन है वो, अब इसकी तो मात्रा होती नहीं लेकिन मानना पड़ता है। यहाँ जहां ये लगता है वहां साउंड होता है। जैसे अब मैंने यहाँ क लिखा, तो क में अ है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा, हल लगाऊंगा इसके नीचे, तो ये क से अ से विहीन हो जाएगा, अर्थात ये इसमें अ नहीं है, कोई स्वर है ही नहीं, आधा हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 ये है लघु स्वर। दीर्घ स्वर कौन है, जहां दो मात्राओं का बोध होता है, 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब ए आई ओ आओ ये डिफ्थोंग्स है, संयुक्त स्वर है, और ये अंग अनुस्वार है, ये अह विसर्ग है, और ये अ के ऊपर या आ के ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु आता है, अनुनासिक आता है, इसको जो है अनुनासिक कहते हैं, और आ के ऊपर केवल ऐसा आता है, इस प्रकार का आपने देखा होगा, ये इसको कहते हैं आगत स्वर। ये अंग्रेजी भाषा से आया है, इस पे भी बात करता हूँ। तो ये तो स्वर का था। अब इसमें क्या होता है, जो ये अनुस्वार है, अनुस्वार में आ, ये मूल रूप से ये अनुनासिक है। अनुनासिक क्या है, अनुनासिक जिसकी जो साउंड है वो जो है कहाँ से आती है, मुख और नाक से, वो अनुनासिक है। लेकिन अनुनासिक का ही विकल्प से अनुस्वार होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम कल बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए मैं फिर अपनी इस ऑनलाइन क्लास को विराम दे रहा हूं, और कल पुनः मैं आपसे सुबह मिलूंगा, और फिर इससे आगे हम बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।